नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम पोस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कावेरी रिवर से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो कावेरी रिवर के बेसिन के 4 जो रिजर्वर्स हैं वहां से पीने के लिए पानी छोड़ेंगे। कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, आपको पता होगा। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर में ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया था 1993 के आसपास में, जिसका फैसला आया 2007 के आसपास में। हालांकि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ में तमिलनाडु और कर्नाटक ने फिर से पिटीशन फाइल की। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। देखो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में साफ साफ ऐसा बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी रिवर डिस्प्यूट पे फैसला नहीं दे सकता, उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह कह के दखलंदाजी करता है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हमारे पास में नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ में अगर अपील फाइल की जाती है तो उस पर हम डेफिनेटली डिसीजन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक्टिविज्म दिखाता है। हालांकि जो मेनली लड़ाई रहती है वो रहती है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। यहां पे देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हमेशा फाइट रहती है। लेकिन केरला और पुडुचेरी ये भी कावेरी रिवर का बेसिन शेयर करते हैं, यानी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर उनका पानी शेयर करते हैं, उनका बेसिन शेयर करते हैं। इसलिए ये भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी डिस्प्यूट के अंदर में। अब प्रीलिम में कौन से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कहां से निकलती है कावेरी रिवर। यहां से निकलती है। रिवर का नाम है ताल कावेरी, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। ताल कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये 2 स्टेट से होकर गुजरती है, और तमिलनाडु और कर्नाटक। काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं कावेरी रिवर की, जैसे हेरांगी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अकरावती, लक्ष्मण तीर्था, काबानी, सूर्यवंती, भावनी एंड अमरावती। वती जो लास्ट में आ रहा है ना, तो थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, आपको ये याद रखना। और कई बार यूपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बना लेती है कि लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, जो सिमसा है वो लेफ्ट साइड है, हेमवती है वो लेफ्ट साइड है, भावनी जो है राइट साइड है। इस प्रकार से देखो, लेफ्ट राइट करेंगे तो गुम हो जाएंगे लेफ्ट राइट में। हमें मैप बना के याद करना पड़ेगा। जैसे ये कावेरी का है, तो यहाँ पे हम पेज पे मैप बनाएंगे अपने हिसाब से रिवाइज करने के लिए, कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है। जैसे सिमसा आ रही है लेफ्ट से, तो यहाँ से मान लीजिए राइट से आ रही है काबानी और अमरावती, तो यहाँ से। इस प्रकार से मैप बना के ये चीज़ें याद होंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताऊँ कावेरी रिवर के बारे में। वैसे पेनिनसुला रिवर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे सीजन में, यानी पूरे साल इनमें पानी नहीं रहता, सिर्फ एक सीजन में पानी रहता है। लेकिन कावेरी एक ऐसी रिवर है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। दोनों मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी आता है इसमें, और साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी आता है। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साउथ इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जिसमें पूरा साल पानी रहता है, हिमालयन रिवर्स की तरह में। तो कावेरी रिवर इसका नाम है, याद रखिएगा जरूर। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड है, यानी CSIR से रिलेटेड है। सुबह एडिटोरियल में एक बड़ा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। साइंस मार्च फॉर साइंस ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कही गई थी, जैसे पर्टिकुलर GDP का एलोकेशन होना चाहिए, एजुकेशन, और जो भी पॉलिसी बनाई जाइए वो साइंस बेस्ड एविडेंस पे बननी चाहिए। एजुकेशन में उन्हीं आइडियोज़ को तवज्जो दी जाए जो साइंस पे बेस्ड हो। अब CSIR ने कहा कि अपने साइंटिस्ट को कहा कि आप इस मार्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हमने पढ़ा था उस आर्टिकल के अंदर में। अब CSIR क्या है? CSIR एक ऐसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, सबसे पहले ये याद रखिएगा। और इसको फंडिंग देती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करती क्या है? देखो, ये इंडस्ट्री के साथ सिमिट्री स्टैब्लिश करती है, यानी इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करती है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। ये एक बेसिकली सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत में। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, सोसाइटी है मेनली, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत में रजिस्टर्ड है। प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, फंडिंग आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आती है। इस्टाब्लिश की गई थी 1942 के अंदर में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगली न्यूज वीवीपैट से रिलेटेड है, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पहले भी 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप गुजरात के जो असेंबली इलेक्शंस होंगे इस साल के अंत में, उसमें वीवीपैट का यूज कीजिए। और वीवीपैट को बनाएगी कौन सी मशीन, कौन सी कंपनी बनाएगी इनको बना रही है? देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनी तो वैसे यूपीएससी नहीं पूछेगी कौन सी कंपनी बनाती है, तो इसे तो बस एक बार देख लिया बस बहुत है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वीवीपैट के बारे में आपको पता है कि ईवीएम के साथ में एक मशीन होती है। मान लीजिए ये ईवीएम है, तो इसके साथ में एक मशीन होती है जिसको भी आप वोट दोगे। यहाँ पे मान लीजिए ये ईवीएम है, इस कैंडिडेट को, ए नंबर कैंडिडेट को आपने वोट दिया, तो यहाँ पे लाइट चस जाएगी।
तो उसका एक स्लिप भी दिखेगी आपको। वीवीपैट साथ में मशीन अटैच होती है, शीशे में आपको एक स्लिप दिखेगी, जो दिखेगी सिर्फ आपको 10 सेकंड के लिए, फिर वो नीचे गिर जाएगी। तो इसका फायदा ये है कि ईवीएम में लास्ट में जो काउंटिंग होती है, तो बाद में जो स्लिप गिरती जाएगी, जिसको आप कोई पर्सन को वोटर है वोट देते जाएंगे, नीचे स्लिप गिरती जाएगी, तो लास्ट में जाके वीवीपैट के अंदर में जितनी स्लिप्स है वो भी वेरीफाई कर सकती है ईवीएम को। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिकली रिजल्ट पता लगेगा, और वीवीपैट्स में जो स्लिप्स हैं, पर्चियां हैं, उनको भी गिना जा सकता है। तो ये फायदा है। तो इसमें फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन को कि गुजरात विधानसभा में जब चुनाव होंगे, आप सभी जगह पे वीवीपैट का यूज कीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने मेनली यही कहा था कि हमारे पास में 90,000 चाहिए, हमें अभी सिर्फ 48,000 हैं। तो ये सब तो नॉर्मल डिटेल्स हैं। वीवीपैट पे क्वेश्चन आएगा। तो अगली न्यूज नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग ने 3 स्टेट्स का चुनाव किया है हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए, और 3 स्टेट्स का अलग से चुनाव किया है एजुकेशनल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए। मतलब एक टेंजिबल चेंज लाया जाएगा 3 स्टेट्स के अंदर में जो चुनाव करा है नीति आयोग ने, और फिर ये जो चेंज होगा बाकी स्टेट्स के लिए एक तरह से रोल मॉडल का काम करेगा। मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का चुनाव किया गया है हेल्थ सेक्टर में चेंज लाने के लिए, और एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड का चुनाव किया गया है। किस बेस पे चुनाव किया गया है? एक पूरी रिगरस प्रोसेस थी। पहले प्रपोजल्स मांगे गए थे इन सभी स्टेट से। नीति आयोग ने बताया था कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी विलिंगनेस दिखाइए, आप बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आप अपनी पॉलिसीज को बताइए। तो इन सभी स्टेट्स ने अपने अपने प्रपोजल रखे नीति आयोग के सामने। तो उन प्रपोजल्स के आधार पर ही नीति आयोग ने ये स्टेट्स का चुनाव करे हैं। नीति आयोग ने काफ़ी कुछ देखा कि कितना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इम्पैक्ट कितना हो सकता है, तो उसी बेस पे चुनाव किया गया। तो ये जो प्रोसेस है ये कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाएगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाएगी, क्योंकि ये 3 स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स के लिए रोल मॉडल का काम करेंगे। तो हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, जो कि एक अच्छी बात है, और कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। एक दूसरे स्टेट से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। वैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल आए तो आप जीएसटी का एग्जाम्पल जरूर लिखना। हाल फिलहाल में सबसे मजबूत एग्जाम्पल है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म लिखने के लिए। और जो ये पूरा प्रोग्राम है नीति आयोग का, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव ह्यूमन कैपिटल, यानी नीति आयोग ने एक प्रोग्राम चला के रखा है ये, जिसका नाम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 7। इसमें यही करती है नीति आयोग, कुछ स्टेट्स का चुनाव करती है, उसमें चेंज लाने की कोशिश करती है ताकि वो चेंज जो है बाकी स्टेट्स के लिए रोल मॉडल का काम कर सके। तो अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ में। अगला आर्टिकल है ई शक्ति इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है नाबार्ड के द्वारा में। किस लिए है ये? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करते हैं मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, 10-15 महिलाओं का एक समूह होता है। वैसे तो मिक्स भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे सिर्फ महिलाओं का ये समूह होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? लोन लेने की दिक्कत आती है। चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, कोलेटरल यानी कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी तभी लोन मिलेगा। तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और बैंक वाले भी जल्दी से लोन देने को तैयार होते नहीं हैं। तो ये 10-15 मान लीजिए महिलाएं एक साथ आ गई, तो वो थोड़ा थोड़ा जो सेविंग है वो जमा करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। 10 रुपये से लेके 100 रुपये शुरू में इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए। जब इनफ पैसे जमा हो जाते हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास में, तो वो पैसे कोई भी 10-15 महिलाओं में से कोई भी मेंबर उस पैसों को अवेल कर सकता है। इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, लेकिन मनी लैंडर्स साहूकार जो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं उससे कम लगेगा, और बिना कोई चीज़ के गिरवी रखे वो पैसे उधार ले सकती हैं कोई भी महिला मेंबर। इसके अलावा अगर देखो, अब जब इनका कामकाज ठीक चलते रहेगा, हाँ भाई सेविंग ठीक से हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो बैंक भी देखेंगे। बैंकों को लगता है कि ग्रुप है, काफ़ी समय से अच्छे से काम कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना कोलेटरल के बैंक भी इनको लोन दे देता है। जॉइंट लायबिलिटी होगी, यानी 10-15 मेंबर्स में से किसी को लोन दे दिया जाएगा, छोटा लोन फर्टिलाइजर्स के लिए, थोड़ा बहुत कोई खेती के दूसरे कामों के लिए। लेकिन लायबल कौन होगा? क्योंकि अब कोलेटरल तो बैंक को दी नहीं जा रही है, लायबल होगा पूरा का पूरा ग्रुप। समझ गए? तो एक प्रेशर आ जाएगा। कोई मेंबर अगर छोटा सा लोन लेगा बैंक से ग्रुप को गिरवी रख के, समझ, ग्रुप को तो क्या गिरवी रखेंगे, मतलब ग्रुप की बदौलत बैंक भी देने लग जाएंगे कि हाँ भाई पूरे ग्रुप में काफी अच्छे लंबे समय से अच्छा काम चल रहा है तो लोन दे देते हैं। लेकिन ग्रुप का प्रेशर तो रहेगा ना उस मेंबर के प्रति में कि हाँ भाई हमने आपको लोन दिलवाया तो आप बैंक का लोन वापस दीजिए। तो ये पूरा कंसेप्ट है एसएचजी का। अब क्या है,
तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एसएचजी होते हैं, ग्रुप होता है, वो ना कि जो अपने जो अकाउंट्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन नहीं करते। सेविंग तो अच्छे से हो रही है लेकिन अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी हिसाब किताब है वो लिखा नहीं जा रहा है किताबों के अंदर में। फिर अगर किताबों के अंदर में लिखा नहीं जाएगा तो बैंक्स कैसे देखेंगे कि हाँ भाई ग्रुप कैसे काम कर रहा है। बैंक तो पूरी हिस्ट्री देख के लोन देते हैं ना भाई, पिछले 2-3 सालों से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कैसे काम कर रहा है, उसी के बेस पे बैंक लोन देंगे उस ग्रुप को। अब नबार्ड ने डिसीजन लिया है कि डिजिटलाइज किया जाए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसकी भी जो भी हिसाब किताब है अकाउंट्स में उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए। वो उसी इनिशिएटिव का नाम है ये ई शक्ति। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में इनको ऐड किया जा सके, बैंक्स भी इनको आसानी से लोन दे दें। याद रखिएगा, ई शक्ति इनिशिएटिव। आगे तो पीआईबी है, पीआईबी में देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया मैक्सिको से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बता देता हूँ। मैक्सिको से पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया जिसका स्वागत किया प्रेसिडेंट ने और धन्यवाद भी किया मैक्सिको को कि आपने हमें जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप है उसके लिए आपने सहमति दी, आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट ने कहा कि बायलैटरल रिलेशनशिप को और आगे ले जाया जा सकता है। सोलर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये 2 एरियाज हैं खास करके यहाँ पे कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फिर पीआईबी में आगे बताया हुआ है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन क्यों भेजे जाते हैं। काफ़ी सारे रीजंस की वजह से भेजे जाते हैं। बॉन्डिंग, 2 देशों के बीच में बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, कई बार नेगोशिएशंस के लिए भेजे जाते हैं, रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भेजे जाते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़ नेशनल आयुष मिशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई है, नेशनल आयुष मिशन। इसमें अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है आयुष मिशन पे। आयुष मिनिस्ट्री भी बनाई गई है अलग से, पहले तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट था जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उतना रुझान नहीं दिखा रहे हैं, उतना पैसा नहीं दिखा रहे हैं आयुष के प्रति। तो इसी संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च करी है, नेशनल आयुष मिशन। ये पैसे देगा और स्टेट्स के अंदर में भी आयुष सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, आयुष से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए पैसे देगा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में। तो उसी के लिए है ये स्कीम। नैम का मतलब नेशनल आयुष मिशन, समझ गए? तो याद रखिएगा। पीआईबी में अगली न्यूज़ स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक सोसाइटी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत में। किस लिए है ये? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इस तरह का कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट करेगी ये सोसाइटी जिसका नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 के अंतर में। इसे जब इस्टेब्लिश किया गया था तो अब ये कहा गया था कि ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बल्कि हर एक स्टेट में इस तरह की जो बॉडीज़ हैं यानी सोसाइटीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। समझ गए? अब एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जो एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ हैं जैसे प्याज, आलू, इनके रेट्स काफ़ी बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कहा गया कि उस तरह के जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसकी वोलेटिलिटी को रोकने के लिए एक पहले से बफर तैयार किया जाएगा। जैसे ही मान लीजिए प्याज के दाम बढ़ गए तो जो पहले से बफर तैयार किया गया था उसको रिलीज कर दिया जाएगा ताकि प्याज जो है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में मार्केट में आ जाए और जो दाम बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएं। तो ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी SFACB है, यानी ये भी बफर तैयार करती है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये याद रखिएगा। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी साथ साथ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और उससे पहले है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। अगला आर्टिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। देखो, इसमें तो पीआईबी में तो काफ़ी सारी माइन्यूट सी डिटेल्स दी हुई हैं, वो तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा एक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसे बनाया गया था। स्टैच्यूटरी एक्ट है, पार्लियामेंट में पास करके बनाया गया था। तो इसमें पूरा अधिकार है, कंज्यूमर्स को पूरा अधिकार है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने का, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, सब कुछ जानने का। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है बताइए? मैं बताता हूँ। ये आता है हमारी जो मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स की, उसके अंदर में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर कोई कंज्यूमर्स को कोई शिकायत है किसी दुकानदार से तो वो अलग से कोर्ट्स का प्रावधान भी है इसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। और नेशनल लेवल पे जो कोर्ट है उसके खिलाफ में भी फाइनल अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछ सकती हैं। मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, यूँ पूछा जा सकता है कि
जो फाइनल कोर्ट्स हैं अलग से जो इस्टाब्लिश की जाएंगी, स्पेशल कोर्ट्स कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को समाधान किए जाने के लिए, तो क्या उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या फिर नेशनल लेवल पे जो कोर्ट है कंज्यूमर के लिए उसी को फाइनल माना जाएगा और फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए? तो जागो ग्राहक जागो। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगली इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम है। देखो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 2 स्कीम्स चला रही है। जो हमारी एक पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का एक जो रूल है वो साफ साफ कहता है कि हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। तो 33% फॉरेस्ट कवर लाने के लिए 2 स्कीम्स मेनली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री चला रही है। एक का नाम है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम यानी NAP, और उसके अलावा दूसरी स्कीम है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये तो जो हमारे 8 मिशन हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उसी का एक पार्ट है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब देखो, 2 स्कीम्स हैं, पर्पज सेम है, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखो, ये पहले वाली जो स्कीम है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ये तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएगी डिग्रेडेड लैंड पे, मतलब फॉरेस्ट एरिया नहीं है, डिग्रेडेड लैंड है, जो आसपास अनुपजाऊ भूमि है वहां पे उगाए जाएंगे पेड़, फॉरेस्ट कवर को वहां पे बढ़ाया जाएगा। और जो दूसरी स्कीम है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये पहले जो फॉरेस्ट हैं, पहले से जो हमारे जंगल हैं, वहाँ पे क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए या फिर एरिया को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अभी मान लीजिए ये है फॉरेस्ट कवर, थोड़ा थोड़ा सर्कल के आसपास और बढ़ाया जाए एरिया को, या अभी जो पेड़ हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं, बीच में और पेड़ आ जाएं, क्वालिटी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये तो जो 8 मिशन हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उसका पार्ट है, और ये अलग से है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ये तो डिग्रेडेड लैंड पे पेड़ उगाने के लिए है, वहाँ पे जंगल कवर को लाया जा सकता है तो लाया जाए। बाद में पैसे वगैरह दिए गए हैं, पैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने पैसे दिए जा रहे हैं ये सब चीज़ें नहीं पूछती UPSC। तो अब रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमने डिस्कस करी आज। हिंदू के अंदर में कावेरी रिवर को डिस्कस किया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने मना कर दिया कि साइंटिस्ट को कि आप जो साइंस के लिए मार्च निकाला गया है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। वीवीपैट को डिस्कस किया। नीति आयोग ने जो 3 स्टेट्स के चुनाव किए हैं एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए, वो डिस्कस किया हमने। उसके बाद PIB की बात करें तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया मैक्सिको से, डिस्कस किया। नेशनल आयुष मिशन को डिस्कस किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये डिस्कस किया। ई-शक्ति डिस्कस किया। स्कीम्स भी डिस्कस किया हमने। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग 2 मेजर एफोरेस्टेशन स्कीम्स। सही है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।